अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशां आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। ये लो शहरीन, संभाल कर रख लो इसे। नाश्ते की टेबल पर वो और मैमूना बेगम थे। उसने आमलेट प्लेट में डालकर अपने सामने रखा ही था कि मैमूना बेगम ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये क्या है? लाहौर की टिकट है। आप लाहौर जा रही हैं? टिकट हाथ में पकड़ते हुए वो सवालिया हो गई थी। मैं नहीं, तुम लाहौर जा रही हो। मैमूना बेगम ने गोया धमाका ही कर डाला। मैं? उसके लहजे में हैरत और तशवीश दोनों शामिल थे। हाँ तुम। मैमूना बेगम के इत्मीनान में ज़रा कमी नहीं आई थी। मगर क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? क्या मतलब क्या कर दिया? अब के मैमूना बेगम का लहजा ज़रा सख्त हो गया था। तुम तो यूँ कह रही हो जैसे अंसारी हाउस तुम्हें सज़ा के तौर पर भेजा जाता था। हाँ तो इसमें गलत क्या है? किसी क्रिमिनल जैसी कड़ी निगरानी होती थी वहाँ मेरी। शायद ही कभी आगा जान ने नरम लहजे में बात की हो मुझसे, जबकि जवी के लिए कैसे फूल झड़ते थे उनके मुँह से। ठीक करते थे वो। हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा सर नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे ही तरबियत की जाती है उनकी। अगले घर जाना होता है उन्हें। जवी उनका पोता है और तुम नवासी हो। तो ये किस किताब में लिखा है कि नवासी होना एक जुर्म है? उसने मुंह फुलाकर कहा था। अंदाज ऐसा था कि मैमूना बेगम को जैसे तरस आ गया उस पर। क्या हो गया है शेरी? बचपन से तुम अंसारी हाउस रहती आई हो। इंसान इतने साल जिनके साथ रहता है मानूस हो जाता है उनसे। तुम्हें तो वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। तब की बात और थी। तब वहाँ खौला थी, जवी था, तारिक भाई थे। अब सब चले गए हैं वहाँ से। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता वहाँ। ले देकर एक ऐनी रह गई है वहाँ। और आगा जान, वो भी तुम्हें याद करते हैं। कितनी मोहब्बत से बुलाया है उन्होंने तुम्हें। मैमूना ने प्यार से समझाया। तो आप आगा जान से कहें ना कि वो यहाँ आ जाएं। मैं उन्हें जवी से मिलाने लेकर जाऊंगी। कितना मज़ा आएगा। जवाब में शहरीन का लाउबालीपन से कहना मैमूना बेगम के माथे पर बल डाल गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। आगा जान बड़े हैं, असूलन उन्हें नहीं बल्कि जावियार को उनके पास जाना चाहिए। बस इसी पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी। मुझे एनी ने बताया था कि आगा जान जवी को बहुत मिस करते हैं। अक्सर उसके कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी मोहब्बत है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर आगा जान पहल कर लें तो। तुम रहने दो, ये बातें तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं। अव्वल तो तुम्हारे पास अकल की कमी है, दूसरे जो है उसका भी इस्तेमाल तुम्हें गिरां गुजरता है। मैमूना बेगम बेटी को खशमगी नज़रों से देखते हुए आलम बेजारी में गोया हुई। नतीजतन उसका मुंह बन गया था। तो फिर ना भेजे मुझे वहाँ। सनोबर आ रही है लाहौर। उसने भी इसरार किया है कि तुम्हें भेज दूँ वहाँ। सच? क्या वाकई? सनोबर खाला के नाम पर वो खुशी से खिल गई। अब आएगा मज़ा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ख्वामखा मेरा इतना खून जला और बेइज्जती अलग हुई आपके हाथों। शरारत से माँ को देखते हुए वो मज़े से बोली थी। सनोबर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी, मगर तुम इस कदर फजूल लड़की हो कि मुझे तंग कर करके आखिर उगलवा लिया। अच्छा ही हुआ, कम अज़ कम अब सफ़र तो अच्छा गुजरेगा ना मेरा। सनोबर खाला से मिलने की खुशी ने उसे गोया तरोताज़ा कर दिया था। माँ के गले में झूलते हुए वो मुसर्रत से कह रही थी। मैमूना बेगम ने मसनूई गुस्से से उसे देखा तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। सॉरी, क्या करूं? आपके वालिद बुजुर्गवार से ज़्यादा आपकी स्वीट सी बहन ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ज़ाहिर है तुम्हारी लगामें जो नहीं कसती वो। वाट एवर, सनोबर खाला दुनिया की सबसे प्यारी खाला हैं। उसके लहजे में खाला के लिए प्यार ही प्यार था। मैमूना बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अच्छा अब ज़रा जल्दी से पैसे तो दें, मुझे लाहौर जाने के लिए शॉपिंग करनी है। अरे भाई, आपकी छोटी बहन के लिए गिफ्ट लेना है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रही मैं। पैसों की फरमाइश के जवाब में माँ की तेवरी चढ़ती देखकर झट बहाना बनाया तो मैमूना बेगम उसकी चालाकी पर उसे घूर कर रह गई। बेटा दुर्रे मखनून, ये किताबें संभाल लो, अकरमा लाया है तुम्हारे लिए। कह रहा था आज शाम 4 बजे तुम पढ़ने के लिए तैयार रहना। दादी ने साइड टेबल पर रखे पलंदे की तरफ इशारा किया। आज से ही दादी? वो हैरत ज़दा सी कहती साइड टेबल के पास आ रुकी और बेख्याली में सबसे ऊपर रखी इकनॉमिक्स की किताब को उंगली से छुआ। अभी कल ही तो फॉर्म भर कर दिया था उसने। हाँ आज ही से। बेटा वो कह रहा था कि इम्तिहान में कुछ माह ही बाकी हैं। दादी ने अकरमा का पैगाम पहुंचाया। पहले ही काफ़ी वक्त गुजर चुका है तुम्हें इंटर किए। अच्छा ही है कि ये साल ज़ाया होने से बच जाए। उसने किताब खोलकर चंद सफ़े पलटे तो जैसे ज़िंदगी के कई अवराक एक साथ पलट गए। ये किताबें, ये मजमून और इससे जुड़े उसके ख्वाब, क्या कुछ था उसकी ज़िंदगी में। किस कदर भरपूर माजी था, रोशन और दरख्शां। उसके सीने से जैसे कोई आह निकली थी। गहरी सांस भरकर उसने हाथ में पकड़ी किताब आहिस्तगी से बंद कर दी। क्या हुआ बेटा? दादी उसकी तरफ ही मतवज्जा थी। उनके इस्तफसार पर वो जैसे चौंकी। कुछ नहीं दादी, थके थके लहजे में कहती वो उनके पास ही बेड पर टिक गई। फ़िक्र मत करो बेटा, अकरमा बहुत अच्छा उस्ताद है माशाल्लाह। उसके शागिर्द बहुत चाहते हैं उसे। तुम्हें भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाएगा वो।
दादी अकरमा की तारीफ में रत्बुल लिसान हो चुकी थीं। उसे भी साथ लिटा लिया था और उन्हें सुनते हुए उसे पता भी ना चला और वो वहीं उनके पास लेटे लेटे सो गई। गालिबन असर का वक्त था जब उसकी आंख खुली। घड़ी 4:15 बजा रही थी। ओह, वो घबरा कर उठ बैठी। क्या हो गया आज मुझे, इतना लंबा सो गई मैं? हाथों से बालों को समेटते हुए वो बेड पर पाँव लटका के बैठ गई। अजीब कसलमंदी सी तारी थी खुद पर, साथ ही घबराहट भी। ओह, देर हो गई। दादी ने बताया था कि 4 बजे पढ़ना है। चलो मैं भी उठूं अब। उसने खुद को घुरका और खड़ी होकर कपड़ों की शिकनें हाथ से दूर करने लगी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी, हस्बे तवक्का अकरमा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ग्रे शलवार कमीज़ में मलबूस अकरमा के सादा सी इस्तफसार पर वो महज ठीक हूँ कह सकी। आज पढ़ाई शुरू करना है या? जी मैं बस आ रही हूँ। वो इनफैक्ट इट्स ओके, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आज की इवनिंग क्लास ऑफ है मेरी। आज हम हाफ एन आवर लेट भी शुरू कर सकते हैं। आप फ्रेश हो लें, मैं बाहर लाउंज में वेट कर रहा हूँ। पुरसकून मुहज़्ज़िब अंदाज था। वो कुछ पुरसकून हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो पता चला दादी नमाज से फारिग होकर बाहर लाउंज में बैठी हैं। उसे खासी तसल्ली हुई। आज पहली बार अकरमा से बराह रास्त बात करना और पढ़ना था। वो अंदर ही अंदर ठीक ठाक नर्वस थी। लाउंज में आई तो दिल जैसे कानों में धड़क रहा था। ऐसा तो उसने जब ही महसूस किया था जब पहली बार स्कूल में दाखिल हुई थी। उसने नन्ही उंगलियों से बाबा के मजबूत हाथ को थामे जब पहला कदम अंदर रखा था तो बाबा ने किस कदर हौसला दिया था। और चंद साल बाद जब नए कॉलेज में दाखिल हुई तो मामा उसके साथ थी। मगर आज वो तन्हा थी। नहीं, मैं तन्हा नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, कोई अंदर बोला था। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरती सामने आ बैठी। अकरमा इकनॉमिक्स की किताब हाथ में लिए बैठा था। उसके आने पर सर उठाकर दोस्ताना मुस्कुराहट समेत उसकी जानिब देखा। लेट्स स्टार्ट। सवालिया अंदाज था। उसने आहिस्तगी से सर हिला दिया। पढ़ाने के लिए मैं फ्रेंडली वे में बिलीव करता हूँ दुर्रे मखनून। हम अच्छे दोस्तों की तरह पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। ये कोई स्टेरियोटिपिकल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं है। मेरा ख्याल है मैं डेली आपको 1 से 2 घंटे दे सकता हूँ। आई होप इट विल बी इनफ फॉर यू। मगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी वक्त मुझसे हेल्प ले सकती हैं। उसने माहौल को दोस्ताना करने की खातिर कुछ तमहीद बांधी। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करें। ये लीजिए। किताब उसकी तरफ पढ़ाते हुए अकरमा ने उसे बगौर देखा था। उसकी आंखों में एक मांद सी चमक लहराई थी। शायद अभी भी कहीं अंदर आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश के मानंद चिंगारी मौजूद थी। मेरा ख्याल है हम इकनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। उसे अब भी खामोश देखकर बिल आखिर उसने कहा तो दुर्रे मखनून बमुश्किल खुद को कंपोज कर सकी। जैसा आप ठीक समझें। मध्यम लहजे में मेकानिकी सा जवाब आया था। सिर्फ मेरा समझना ज़रूरी नहीं, पढ़ना आपको है। अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो हम उससे भी स्टार्ट ले सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना तो दोनों को ही है। किसी से भी स्टार्ट करें। लहजे और चेहरे से बददिली और उकताहट आया थी। ये भी ठीक कहा आपने, पढ़ना तो है ही, तो फिर ऐसा करते हैं, स्टार्ट लेते हैं इकनॉमिक्स से। मुस्कुराकर कहते हुए उसने दुर्रे मखनून की अदम दिलचस्पी महसूस करने के बावजूद पढ़ाना शुरू कर दिया। माजी के कुछ धुंधले खाके आंखों के सामने बन और बिगड़ रहे थे। वो बमुश्किल ख्यालात की योरिश से खुद को निकाल सकी। अकरमा का अंदाज बहुत सादा मगर दिलचस्प था। वो ना चाहते हुए भी मतवज्जा हो गई थी। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अकरमा रोज़ ही घंटा सवा घंटा उसके लिए निकाल लेता था, मगर उसकी कोशिश के बावजूद दुर्रे मखनून कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थी। उसे लगता जैसे वो किसी मुजस्समे से मुखातिब हो। ना वो उसके किसी सवाल का जवाब देती थी, ना खुद से ही सवाल करती। बस सामने बैठी अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ी टिकाए नज़रें किताब पर जमाए हुए उसे सुने जाती। यहाँ तक कि वो ही घंटा गुजरने की इतला देता तो वो जिस खामोशी से आई थी उसी चुप के साथ किताबें समेट कर चल देती। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? 3 हफ्ते होने को आए मगर दुर्रे मखनून की हालत में कोई सुधार नहीं। उस दिन दुर्रे मखनून किताबें समेट कर सीढ़ियाँ उतर गई तो दादी मुतफक्किर से उसके पास आ बैठी, जो गहरी सांस भरकर कमर सोफे की पुश्त से टिकाते हुए इसी ज़मन में सोच रहा था। 3 साल की गर्द छटने के लिए 3 हफ्ते बहुत कम है दादी। अव्वल बात तो ये कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती, और दूसरी ये कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत बड़े गम से लड़ते लड़ते वो निढाल हो चुकी हैं। छुरी कुंद हो जाए तो उसकी कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। दादी के सवाल पर उसने तज्जिया पेश किया तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट डेवलप करूँ, मगर लगता है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। मीठे पानी की मछली खारे पानी में तैर नहीं पा रही। उसने 3 हफ्ते का जायज़ा लिया तो यही वजह समझ में आई। तो तुम उसे समझाओ बेटा। यूँ भी सुना है उसे सीए करने का जुनून की हद तक शौक़ था। अब वो ना करे तो कम से कम बीकॉम ही कर ले। दादी ने मशवरा दिया तो वो सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। जी सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। देखते हैं, अगर इस हफ्ते भी यही हालत रही तो मैं बात करूँगा। खैर आप ज़्यादा टेंशन ना लें।
हाँ बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह से कि तुम्हारी और हम सब की मदद से वो जल्द ही इस गर्दाब से बाहर निकल आए। आमीन सुम आमीन कहते हुए वो मुस्कुराया। चलिए उठिए, आज आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है। चची जान बहुत बार कह चुकी हैं और मुझे भी रिदा की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। मगर तुम तो वली के साथ जाना चाह रहे थे, दादी ने साथ चलते हुए पूछा। हाँ, उसके साथ वीकेंड पर जाऊंगा, मगर फ़िलहाल तो आप तैयार हो जाइए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अभी वो फ्रेंच क्लास लेने के लिए नीलोफर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि अचानक न जाने कैसे नीलोफर का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि वो ना नीलोफर को संभाल सकी ना उसकी मदद कर सकी। कितने ही जीने तेज़ी से नीचे उतरने के बावजूद वो नीचे की तरफ लुढ़कती नीलोफर को थाम ना पाई। ये सीढ़ियाँ भी बहुत अजीब थीं, जिनके जीने ऊंचे नीचे थे। नीलोफर को सर पर शदीद चोट आई थी, साथ ही उसका बाजू भी जख्मी हुआ था। ओह माय गॉड, नीलोफर को उठाते हुए वो घबरा गई थी। उफ, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है नीली, प्लीज़ उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। इधर उधर से गुजरती स्टूडेंट्स की मदद से बमुश्किल वो नीलोफर को कार तक लाने में कामयाब हुई और कुछ देर बाद वो दोनों करीबी क्लिनिक में थीं। नीलोफर को बैंडेज करने के लिए अंदर ले जाया जा चुका था। वो वेटिंग रूम में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसे कहीं नज़दीक से बड़ी मानूस आवाज़ सुनाई थी। डोंट वरी काशिफ, मैं कल फिर आऊँगा, इस बार बैंडेज चेंज कराने में कोताही नहीं होगी। उसने बेसाख्ता मुड़कर देखा। ज़ावियार अंसारी को डॉक्टर बाहर तक छोड़ने आया था। ज़ावियार की यकीन दहानी जाहिर करती थी कि डॉक्टर उसका महज मालिज ही नहीं, गालिबन दोस्त या शनासा भी था। यू बेटर बी केयरफुल ज़ावियार, ज़ख्म अभी कच्चा है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मुसाफा किया और कमरे की तरफ पलट किया तो ज़ावियार ने आगे की जानिब कदम बढ़ाए। अभी 2 कदम आगे ही आया था कि सामने शहरीन को देखकर ज़रा की ज़रा ठिठका। अस्सलामुअलैकुम ज़वी, कैसे हो? यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है? शहरीन उठकर उसके पास चली आई थी। उसके अंदाज में तरद्दुद था। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा हस्बे तवक्को खासा खुश्क था। वो इनफैक्ट नीली को चोट आई है, मैं उसके साथ यहाँ आई हूँ। मगर तुम यहाँ कैसे? तुमको क्या हुआ है कि बैंडेज किस लिए करानी है तुम्हें? बउजलत अपने यहाँ आने का सबब बताकर वो इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस एक मामूली सा ज़ख्म है, उसकी बैंडेज करानी थी। भवें सुकेड़ते हुए उसने सरसरी सा बताया था। चोट मामूली नहीं होगी, रोज़ बैंडेज करवानी है, यकीनन गहरा ज़ख्म आया है तुमको। शहरीन यकदम फ़िक्रमंदी से बोली तो वो चिढ़ गया। तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ना तुम डॉक्टर हो ना मरीज़, ज़्यादा फ़िक्र मत करो। तुम्हारी भी ना फिक्र करूँ तो क्या काले चोर की करूँ? हद हो गई है ज़वी, उसने कदरे नाराज़गी से कहा था। ज़ावियार को उसके चेहरे पर लिखी तशवीश वाज़े तौर पर नज़र आई तो कुछ सोचकर बोला। इस बार लहजे में कदरे नरमी थी। कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम अपनी फ्रेंड की खबर लो, उसे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। वो दोनों बातें करते हुए क्लिनिक के दरवाजे तक पहुँच गए थे। हाँ, उसके सर में बहुत चोट आई है, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। ज़रा देर के लिए उसका ध्यान नीलोफर की तरफ चला गया था। मगर तुम अपना ख्याल रखना, मेडिसिन वक्त पर लेना ताकि ज़ख्म जल्द अज जल्द हील हो जाए। तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, जब तक घर वालों को अच्छी तरह नचा ना लो तुम दवा नहीं खाते। तुम ज़्यादा नैनी और ग्रैनी ना बनो, अपना ख्याल कैसे रखना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक आलम में बेजारी में गोया हुआ था वो। हाँ, सो तो है, पहले से बहुत स्मार्ट और स्ट्रांग हो गए हो, ख्याल रखना तो वाकई आ गया है तुम्हें। मगर ज़वी, ख्याल सिर्फ अपना ही नहीं, अपनों का भी रखा जाता है, सताइशी नज़रों से देखते हुए शहरीन ने कहकर संजीदगी इख्तियार की। वो जानता था कि इशारा किस तरफ है। अपनाहियत की ताली दोनों हाथों से बजती है डियर शहरीन मिर्ज़ा। रिश्ते अगर सिर्फ एक जानिब से निभाए जाएं तो उनका लंगड़ापन बहुत जल्द इंसान को थका देता है। माय गॉड ज़वी, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, तुम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे ना, ये फ़लसफ़ा कहाँ से सीखा? पता नहीं वो वाकई मुतासिर हुई थी या महज ज़ाहिर कर रही थी। ज़िंदगी से, ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। कूल डूड, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने लगे हो आप। शहरीन की शोखी उसकी आंखों से अया थी। तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? उसके सताइशी अंदाज पर ज़ावियार ने माथे पर तैवरियाँ डालते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा दी। इजाज़त तो ऐसे मांग रहे हो जैसे मना करूँगी तो रुक ही जाओगे। आई कैसे हो यहाँ? ज़ावियार ने उसका तंज वाज़े तौर पर नज़रअंदाज किया था। ड्राइव करके, उसने फ़खरिया कारनामा बताया। कहीं तुम्हारी ड्राइविंग के नतीजे में ही तो तुम्हारी दोस्त यहाँ नहीं पहुँच गई? इस बार तंज ज़ावियार की तरफ से था। जी नहीं, उसकी बात समझकर मुंह बनाया था उसने। तो फिर क्या आसमान से कोई आफत नाजिल हुई है जो यहाँ नज़र आ रही हो? नहीं ज़वी, मैं और नीली इंस्टीट्यूट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे की तरफ लुढ़कती चली गई। मैं कुछ कर भी नहीं सकी। उसके इस्तेज़ाइया अंदाज को वो जैसे समझ ही नहीं सकी थी, सादगी से बताया। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा कि हमारे साथ चलने वाला अचानक गिरता चला जाता है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ज़ावियार की दिमागी रोह जैसे किसी और तरफ चली गई थी।
وہ یوں بولا جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ اور جانتے ہو زوی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کہنے پر شہرین نے پوچھا۔ اس کے استفسار پر زاویہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ ہم ہیں اس کی وجہ۔ اصل میں ہمارا دھیان صرف اور صرف اپنی طرف ہوتا ہے، اور اس بے دھیانی میں ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ گرنے والے کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہرین کے سادہ سے انداز میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر اس کی بات کی گہرائی زاویہ کو لب بستہ کر گئی۔ میں دھیان نہیں دے سکی تو میری دوست گر گئی۔ مسئلہ صرف گرنے کا نہیں ہے، اسے چوٹ بہت آئی ہے، شہرین فکر مندی سے بولی تو زاویہ نے اس بار غور سے اس کی جانب دیکھا۔ تم گلٹ فیل کر رہی ہو؟ ہاں تھوڑا بہت، شہرین سچائی سے بولی تھی۔ مگر کیوں؟ تم نے کون سا اسے دھکا دیا تھا؟ یہاں تو لوگ دوسروں کو قبر میں اتار کر بھی ڈھٹائی سے زندہ رہتے ہیں، یہ تم نے کیا غم پال لیا ہے؟ اس کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا۔ سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے زاویہ انصاری نے جیسے لاشعور سے کوئی بات جھٹکنی چاہی۔ کم آن زوی، شی از مائی فرینڈ۔ آج اس کو بخار بھی تھا ہلکا ہلکا، صرف میری خاطر اور میرے بھروسے آئی تھی وہ یہاں۔ شہرین فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھی۔ زاویہ کو اس کا ہر لفظ جیسے کسی تازیانے کی طرح لگا۔ یکدم وہ طنز سے ہنس پڑا تھا۔ شہرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ بھروسہ ہی تو مرواتا ہے انسان کو۔ بے وقوف لوگ ہی بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پہ اور پھر منہ کی کھاتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں زہر خند ہو رہا تھا۔ نہیں زوی، بے وقوف لوگ نہیں، محبت کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر۔ در حقیقت انہیں سامنے والے پر نہیں، اپنی محبت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جواب میں شہرین نے کچھ ایسی رسانیت سے کہا کہ لمحے بھر کے لیے وہ جیسے حیرت میں گھرا رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس حیرت سے نکال لیا تھا۔ دیٹس کول۔ بائی دا وے، یہ فلسفہ کہاں سے سیکھا؟ زاویہ کے لہجے میں استہزاء تھا۔ زندگی سے، نالائق سہی مگر اسٹوڈنٹ تو میں بھی زندگی کی ہی ہوں، خاصا تل ملا کر جواب دیا تھا شہرین نے، مگر اس سے پہلے کہ زاویہ پلٹ کر کچھ کہتا، شہرین کو عقب سے پکار لیا گیا تھا۔ میں ابھی آئی۔ وہ افتاؤ خیزہ کلینک کے اندر چلی گئی تو اس نے لمحے بھر کے لیے رک کر سوچا اور پھر سر جھٹک کر پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی مگر لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ناچار اسے ہی بے دلی سے ریسیور اٹھانا پڑا۔ ہیلو، بیزاری سے بھرے تھکے ہوئے انداز میں بمشکل ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وعلیکم، ہیلو، کیا حال ہیں بھائی؟ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا بڑے فریش موڈ میں تھا۔ در مکنون کی بیزاری کے جواب میں خاصی شگفتگی بھری بے تکلفی سے پوچھا گیا، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ یہ انداز گفتگو اسے سہما دیتا تھا۔ ابھی بھی بڑی سراسیمگی سے سوال کیا۔ کرنی تو کسی اور سے تھی مگر اب لگتا ہے کہ اگر آپ سے کر لی جائے تو بھی کوئی خاص مذائقہ نہیں۔ مخاطب کی برجستگی اور بے تکلفی اسے سٹپٹا گئی۔ جی آپ رکیے، میں کسی کو بلاتی ہوں، گھبراہٹ میں کہا۔ ارے میں نہیں، آپ رکیے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ… یا اللہ! ریسیور فون کے اسٹینڈ پر ہینگ کرتے ہوئے اس کا دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ کسے بلائے؟ ابھی ہراساں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کڑکڑاتے بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس اکرما اسے اوپر سے آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ قریب آتے ہوئے اس نے ملائمت سے سوال کیا تو اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں فون کی طرف اشارہ کر دیا۔ کون ہے؟ ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ لا علمی کا تاثر دیتی تیز قدموں سے چلتی کچن کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کمال ہے، اس کی حد درجہ گھبراہٹ پر اس نے سر جھٹک کر ہیلو کہا تو پتہ چلا دوسری طرف ولی ہے۔ کیا حال ہے بھائی، کہاں ہو تم اور یہ تمہارا موبائل کیوں بند ہے کل سے؟ اس کی ہیلو سنتے ہی ولی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اور موبائل میرا زوہا کے بیٹے نے کولڈ ڈرنک میں نہلا دیا تھا، اس لیے خراب ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ جب ہی کل سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ویسے یہ فون پر ابھی کون تھا؟ ردا اور زوہا کی آواز تو میں پہچانتا ہوں، یہ کون محترمہ تھیں؟ ولی نے شوخی سے پوچھا تو وہ چونکا۔ در مکنون کی حواس باختگی یاد آئی۔ یقیناً اس نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ وہ در مکنون ہیں، زوہا کی کزن، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے قدر سختی بھری سنجیدگی سے استفسار کیا تو ولی کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے تقریباً منگنی شدہ ہوں میں، تم زیادہ وہم نہ پالو۔ وہ تو موصوفہ کی آواز اس قدر خوبصورت لگی کہ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر لی، مگر وہ تو یوں بھاگی ہیں جیسے میں انسان نہیں کوئی بھوت ہوں۔ ولی کی بے فکری اپنی جگہ قائم تھی، اکرما کے لہجے کا اس پر خاک اثر نہ تھا۔ بھوت سے کم بھی نہیں ہو تم، پلیز آئندہ فون کرو تو شرافت کے جامے میں رہنا۔ اس نے گویا ٹوک دیا تھا مگر ادھر بھی ولی تھا چکنا گھڑا، جو مزاج یار میں آئے سر تسلیم خم ہے۔ گھامڑ ہو تم، وہ بمشکل ہنسی ضبط کر سکا۔ تم سے کم، ولی پھر بولا۔ بہرحال یہ بتاؤ میری تلاش میں کیوں تھے، کوئی کام تھا؟ ہاں، تم پریزیڈنٹ کے پی اے جو لگے ہو کہ تم سے ہی کام کہوں گا میں؟ اس کے سوال پر خلاف توقع ولی بھنا گیا تھا، اسے ہنسی آ گئی۔ پھر یہ کہ تم سے کچھ بات کرنا تھی، انفیکٹ ایک پروجیکٹ ملا ہے مجھے، کافی انٹرسٹنگ ہے، بس ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونا ضروری ہے، سوچا تم سے مل کر ڈسکس کر لوں۔ گھر پر مل سکتے ہو ابھی؟ ہاں، 1 گھنٹے بعد گھر پر ہی ہوں میں، تم آ جاؤ۔ رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے دعوت دی۔
कराची की ट्रैफिक का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं, लिहाजा इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वापसी पर उसे देर हो ही गई। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, पता चला सैफ के साथ वली ड्राइंग रूम में मुंतज़िर बैठा हुआ है, तो वो भी उधर ही चला आया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया तुम्हारा 1 घंटा? वली खड़े होते हुए तंजन बोला था। वो मुसाफा करते हुए मुस्कुरा दिया। बस यार, ये कराची का ट्रैफिक तुम्हें पता तो है। हाँ हाँ, एक तुम ही ट्रैफिक के मारे हो, मैं तो उड़न कालीन पर सफ़र करके आया हूँ ना। वो वली ही क्या जो हार जाए। ये तो है। वो सर खुजाकर रह गया। वो तो सैफ ने मुझे कंपनी दी, वरना मेरी बोरियत तो अरूज पर थी। साथ ही बेहतरीन ग्रीन टी भी पिलाई, वो भी तो बताइए। सैफ अपनी काविश और तारीफ़ पर फूले नहीं समा रहा था। हाँ ये भी है। वली को गोया याद आया। फिर अकरमा की तरफ देखकर बोला, वैसे यार दादी के हाथ की चाय का तो लुत्फ़ ही और है। वो दादी के नहीं, दुर्रे मखनून के हाथ की चाय थी वली भाई। दादी तो अब किचन में काम ही नहीं करती, सब कुछ अपनी शागिर्दा मौसूफ़ा दुर्रे मखनून को सिखा दिया है उन्होंने। सैफ, गालिबन ये तुम्हारे क्रिकेट ग्राउंड में जाने का टाइम है। तनबीही संजीदगी से उसने सैफ को मतवज्जा किया तो वह जैसे चौंका। वक्त का एहसास होते ही वो रफू चक्कर हुआ। खैरियत, ये सैफ को क्यों टोका तुमने? वली उसके जाते ही पीछे पड़ गया था। टोका नहीं, याद दिलाया है उसे, उसने रसान से कहा। बको मत, मैंने तुम्हारी आंखों में तनबीह देखी थी। हाँ तो गलत क्या है इसमें? ग्राउंड पर उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। वो मज़ीद संजीदा हुआ तो वली ने कसदन बात का रुख मोड़ दिया। ओके ओके, चलो फिर तुम्हारे कमरे में चलकर बैठते हैं। ठीक है, ऊपर चलो। लाउंज खाली पड़ा था। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे कि नीचे जाती हुई दुर्रे मखनून से मुठभीड़ हो गई। अकरमा को किसी अजनबी के साथ देखकर वो हस्बे मामूल ठिठक गई। अस्सलामुअलैकुम। उस लम्हे वली इखलाक की बुलंदी पर था। उसने खौफज़दा नज़रें उठाकर दोनों को देखा और जवाबन बमुश्किल वालेकुम अस्सलाम कहकर उन दोनों के रास्ते छोड़ने पर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। आसा दुर्रे मखनून? सवालिया नज़रों से अकरमा को देखकर वली ने इस्तफसार किया, जिसके जवाब में उसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल उसके सर पर दे मारी। सुधर जाओ। देखिए दादी, ये सूट मैंने वेडिंग रिसेप्शन के लिए लिया है, दुर्रे मखनून पर कितना जचेगा? दादी के कमरे में बैठी जोहा जोश से बोल रही थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत हसीन है। दुर्रे मखनून के चांद से हुस्न का हाला लगेगा। दादी निहाल ही तो हो गई। लाउंज में बैठे अकरमा को अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। आज जोया टेलर से वो सारे कपड़े ले आई थी जो दुर्रे मखनून के लिए उसने सिलवाए थे। उसे पसंद नहीं, इसलिए मैंने बहुत हैवी काम वाले सूट नहीं लिए, मगर इनकी स्टिचिंग ऐसी शानदार कराई है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। पूरे 10 मैगजीन्स में से ये डिज़ाइन ढूंढे हैं जोहा ने। इतनी जान तो मेरे जहेज़ के कपड़ों के लिए नहीं मारी उसने। रिदा करीब ही बैठी अखरोट खा रही थी, मज़े से बोली। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम्हारे 15 बेहतरीन सूटों में से 10 की डिज़ाइनिंग मैंने ही तो की है। जोहा फ़ौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर गई थी। हाँ मगर वो इस स्टैंडर्ड की नहीं, रिदा शौकी से बोली तो वो हंस पड़ी। तो ठीक है ना, तुम्हारी तो शादी हो रही है, तुम तो लग चुकी हो ठिकाने, लिहाजा अब नंबर तो दुर्रे मखनून का ही है ना। चुनांचे सारी जेनेट्री को उसकी तरफ फोकस करवाना ज़रूरी है। इस शादी में दुर्रे मखनून को सबसे ज़्यादा हाईलाइट होना है। शौक लहजे में कहती जोहा कपड़े एहतियात से तह करने लगी थी। इस असना में सायरा बेगम रिदा को साथ ले जाने के लिए ऊपर चली आईं। अकरमा के सलाम का जवाब इशारे से देकर वो भी दादी के कमरे की तरफ बढ़ गईं। रिदा ने बहन को दोबारा नहीं छेड़ा, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। हाँ बेटा, सारे ही कपड़े नफीस हैं, ख़ास तौर पर रंग तो ऐसे हैं कि जो दुर्रे मखनून के हुस्न को 4 चांद लगा देंगे। दादी ने तौसीफ़ी नज़रों से सारे जोड़े देखे। वो तो ठीक है अम्मा, मगर लिबास के झिलमिलाते रंग नसीब की स्याही नहीं मिटा सकते। कमरे में दाखिल होते ही दादी की सताइश पर सायरा बेगम ने बेसाख्ता कहा तो वो तीनों ही नहीं, बाहर बैठा अकरमा भी नागवारी महसूस किए बगैर ना रह सका। जिसे आप लोग चांद कह रहे हैं उसमें दाग है, और दुनिया वाले ऐसे दाग नज़रअंदाज नहीं करते। उन तीनों ख़वातीन पर नज़र डालते हुए उन्होंने हद दर्जा बेदर्दी और बेहिसी का मुजाहरा किया था। बल्कि अम्मा, मैं तो आप और जोहा पर हैरान हूँ। पहले भी कितनी बार आप लोगों ने उसकी शादी की कोशिशें की, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। जो उसकी माजी की दास्तान सुनता है, सर पर पाँव रख कर भाग खड़ा होता है। वो तो चलो गैर लोग थे, मगर अब यहाँ शादी में सब ख़ानदान वाले होंगे, मेरी तीनों बेटियों के ससुराल वाले होंगे, तो क्या अब उन सबको भी सारी सच्चाई बताई जाएगी? ज़रा सोचिए कि फिर आगे क्या होगा। क्या मुँह दिखाएंगे हम और हमारी बच्चियाँ अपने ससुराल वालों को? जिस बदनामी से बचने के लिए खुद दुर्रे मखनून का बाप उसे यहाँ दूसरे शहर ले आया। दुर्रे मखनून के बाप का लफ्ज़ नहायत नफ़रत और हकारत से लेते हुए वो गोया फुनकार रही थी। अब वो बदनामी हम अपने खाते में डाल लें? प्लीज़ मिमी, अब इस तरह भी ना सोचें आप। दुनिया के सारे लोग खुद गर्ज नहीं हैं। दुर्रे मखनून ने कोई गुनाह नहीं किया कि हम उसे काल कोठड़ी में छुपा दें। उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो भला और कौन है उसका दुनिया में? जोहा साफ कोई से कहे बिना ना रह सकी।
हस्ब मामूल दुर्र मखनून के मौजू पर दोनों बहस पर उतर आई थीं। तो क्या उसका मुस्तकबिल बनाने की खातिर मैं अपने बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा दूं? सायरा गुस्से से बल खाकर बोली। अव्वल तो इस हादसे के बाद उस लड़की की जहनी हालत ही ऐसी नहीं कि वो शादी पर आमादा हो सके। दूसरे डॉक्टर ने भी मना किया है उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए। पहले तुम खुद दुर्र मखनून को तो राज़ी कर लो शादी के लिए, फिर दूसरा स्टेप लेना। उन्होंने खशमगी नज़रों से बेटी को घूरा तो वो लाजवाब सी हो गई। यूँ भी मैंने दुनिया देखी है, हमारे माशरे में कोई मर्द इतना बाज़र्फ नहीं होगा कि सब कुछ जानते बूझते एक ऐसी लड़की को शरीके हयात बना ले। ये मर्द खुद तो चाहे 900 चूहे खाए हों, बीवी के मामले में इनकी सोच और ही होती है। बहरहाल मैं इस ज़मन में मज़ीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मुज़फ़्फ़र की आंखों पर तो इस वक्त सिर्फ हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई है। उन्हें वो सब नज़र नहीं आ रहा जो मैं देख रही हूँ। ये एक संजीदा मसला है, इसे यूँ जज्बातियत से हल नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ रिदा की शादी के बाद इस बारे में सोचेंगे। फ़िलहाल वो पढ़ ले और उसका इलाज मुकम्मल हो जाए, यही बहुत होगा। यकदम उन्होंने सर्द लहजे में कहकर गोया बात ख़त्म की और दादी की तरफ मतवज्जा हुई। अम्मा, आपके दुपट्टों की पीको बन्नी रह गई थी ना, वो मुझे दे दीजिए, मैं करा कर ले आऊँगी। दादी अभी ज़रा देर पहले वाली गुफ्तगू से कुछ उदास हो गई थी। खामोशी से उठकर अलमारी से मतलूबा शॉपिंग बैग निकाल कर दिया और फिर वज़ू करने चल दी। जोहा भी चुप होकर कपड़ों को बेदिली से शापर में डालने लगी थी। ओके, फिर मैं चलती हूँ जोहा, तुम्हारे पापा आ जाएं तो देख लेना दुर्र मखनून ने चाय दे दी है उन्हें या नहीं। ओके। सायरा उसे हदायत देती रिदा के साथ रुखसत हो गई तो वो बाहर लाउंज में चली आई, जहाँ अकरमा अभी तक विराजमान था। पता नहीं ज़िंदगी वाकई इतनी तल्ख है या हम खुद अपनी बातों से इसे तल्ख बना लेते हैं। बददिली से कहती जोहा अभी तक मीमी के कहे हुए जुमलों में उलझी हुई थी। अंदाज ऐसा तासुफ भरा था कि अकरमा को मतवज्जा होना पड़ा। हर एक की अपनी सोच है और अपना अपना नज़रिया। हम किसी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। इसी तरह हर किसी का हमसे मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं। मानी ये कि तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है और दूसरों को वो कहने और करने दो जो उनके मुताबिक दुरुस्त है। जोहा के पूछने पर उसने रसानियत से जवाब दिया तो वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर मुतमईन सी हो गई। तुम ठीक कहते हो, बकौल शायर वो अपनी खूह ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। वेल सेड, वो हौसला अफजाई की खातिर मुस्कुरा दिया। वैसे तुम यहाँ क्या दुर्र मखनून का वेट कर रहे हो? हाँ, मौसूफ़ा को पढ़ना होता है इस टाइम पर, मगर लगता है आज किसी ख़ास मुहिम में जुटी हुई हैं मोहतरमा, उसने घड़ी पर तायराना नज़र डालकर कहा। हाँ, इनफैक्ट आज के दिन सोफ़िया खाला उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। हो सकता है उसका दिल न चाह रहा हो पढ़ने का, बहुत मिस करती है वो उन्हें। जोहा ने बताया तो वो गहरी सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। आई सी। वालिदैन की कमी और उनसे बिछड़ने का दुख उसके और दुर्र मखनून के माबैन मुश्तरक था और वो उसकी शिद्दत और इंतहा से बखूबी वाकिफ़ था जब ही खामोश हो गया था। यकदम सनी के रोने की आवाज़ पर जोहा अंदर चली गई। वो भी स्टडी में जाने के ख्याल से नीचे जाने लगा था कि दुर्र मखनून किताबें उठाए ऊपर आती दिखाई दी। सफ़ेद काटन के सूट पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े वो खासी मुज़महल लग रही थी। मुड़ी हुई पलकों वाली आंखें काफ़ी देर रोने के बायस अभी तो मतवरम थीं। अकरमा के सामने आने पर वो जो अपने आप में गुम किसी दर्द में डूबी चली आ रही थी, जैसे यकदम चौंक कर संभली। आप जा रहे हैं कहीं? हाँ, यूँ ही स्टडी में जा रहा था नीचे, मुझे लगा आज आपका पढ़ने का मूड नहीं तो सोचा मैं भी कुछ और कर लूँ। उसके चटपटाकर इस्तफसार करने पर उसने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो वह शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी, आज देर हो गई। नज़रें चुराती वो सोफ़े के साथ पड़ी सेंटर टेबल पर किताबें रख कर वहीं बैठ गई थी। अकरमा को भी नाचार वापस आना पड़ा। वैसे ज़रूरी नहीं कि हम आज पढ़ें, आप चाहें तो आज का दिन ऑफ भी कर सकती हैं। उसके सामने वाले सोफ़े पर बैठते हुए उसने सरसरी लहजे में कहा तो दुर्र मखनून ने मुड़ी हुई पलकें उठाईं। क्यों का सवाल जैसे आंखों में तहरीर था। इसलिए कि आप आज बहुत अफसरदा हैं। बददिली से पढ़ाई कैसे होगी? दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त किए वो बराह रास्त उसे फोकस किए बैठा था, जो उसकी बात पर पलकों को भीगने से ना रोक सकी थी। टप टप आंसू एक तवातर से उसके सुनहरी रुखसारों को भिगोते दुपट्टे में जज्ब होने लगे। आप गीनों को गोया ठेस लग गई थी। सफ़ेद बुराक लिबास में वो किस कदर मुकद्दस और पाकीज़ा लग रही थी। जिसे आप चांद कह रहे हैं उसमें दाग है। ज़रा देर पहले सायरा बेगम के कहे गए जुमले ने उसकी समातों को जहरखंद किया। वो सर झटक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो आंसू पीने की कोशिश में हलकान हो रही थी। किसी मुफक्किर का कौल है कि आंसू अगर रोक लिए जाएं तो वो वजूद की इमारत को सीलन ज़दा कर देते हैं। तो फिर आप ऐसी नाकाम कोशिश कर ही क्यों रही हैं? वो यूँ बोला जैसे उसे खुलकर रोने का भरपूर मौका देना चाहता था। जब ये आंसू बह जाते हैं तो सामने का मंजर बहुत साफ और वाज़ेह नज़र आने लगता है और दुख भी हल्का हो जाता है। जब मुझे अपनी मम्मा की याद आती है तो मैं खूब रोता हूँ, ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करता और यूँ मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बड़े शफीक अंदाज में वो गोया अपना आप उसके सामने खोल कर रख रहा था। दुर्र मखनून ने तहय्युर भरी नज़रों से उसे देखा। भला ये शख्स भी रोता होगा?
जो मुस्कुराता है तो इर्द गिर्द का सारा माहौल मुस्कुराने लगता है। उसने गोया सामने बैठी लड़की को शर्मिंदगी से निकाला तो वो जो खफीफ होने लगी थी आंचल से आंसू साफ करने लगी। आप भी, जबकि दादी आपका कितना ख्याल रखती हैं, बेइख्तियार लबों से फिसला था। अकरमा उसके बोल पड़ने पर कदरे हैरान हुआ मगर जाहिर किए बगैर बोला, हमारी ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी अपनी जगह है दुर्रे मखनून। ये सच है कि मुझे माँ बाप के प्यार की कमी कभी महसूस नहीं हुई कि दादी और चचा जान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर माँ बाप की वजूद की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर मेरे बाबा की जगह कभी कोई पुर नहीं कर सका। जब मैं छोटा था तो उनके कंधे पर सवार होकर मस्जिद जाया करता था और जिस दिन वो मुझे छोड़कर गए फिर चचा जान के साथ में हर बार मस्जिद गया, मगर ना तो बाबा का शफीक कंधा था और ना ही वो नाज उठवाने वाला बेटा। हालांकि चचा जान मुझ में और सैफ में कभी फ़र्क नहीं करते। वो किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए गोया माजी में सफ़र कर रहा था। ये नहीं कि चचा जान की मोहब्बत या शफ़क़त में कोई कमी थी, बस ये था कि मैं ही उनसे वैसे डिमांड ना कर सका जैसे कि अपने बाबा से किया करता था। उसके बुर्दबार लहजे से कुछ झलक रहा था जिसे महसूस करके दुर्रे मखनून अपने गम से निकलकर उसके बारे में सोचने लगी थी। और जब वो चुप हुआ तो जैसे ये तिलिस्म भी टूट गया। अकरमा ने खुद में वापस आते हुए हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसे देखा जब वो गौर उसे सुन रही थी। तो सच ये है कि हर इंसान का एक माजी है, मगर अपने माजी को सीने से लगा कर रखना गलत है। ज़िंदगी हमेशा आगे की तरफ सफ़र करती है। बिला ज़रूरत माजी के खोल में झांकते रहने से हाल और मुस्तकबिल धुंधलाने लगता है। हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, क्या पता आगे हमें बहुत कुछ मिलने वाला हो। मगर ये तो खुद फरेबी है। लोग हमें हमारे माजी से शनाख्त करते हैं। उसकी तवील गुफ्तगू के जवाब में अपने हाथों की लकीरों को बगौर देखते हुए एक अजीब सी हसरत भरे नाउम्मीद से लहजे में दुर्रे मखनून ने कहा था। अकरमा को एहसास हुआ आज वो उसे महज सुन ही नहीं रही, समझ भी रही है। जब ही बात को बढ़ाते हुए बोला, खुद फरेबी इंसान की फितरत का जुजू है। इंसान मायूसी के अंधेरे में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, जानते हुए भी अनजान बनकर अपने आप को तसल्ली और तस्कीन देने की कोशिश में लगा रहता है। इससे गोहरे मकसूद तो हाथ नहीं आता, लेकिन खुद फरेबी की लज्जत गम की अजियत को कुछ कम ज़रूर कर देती है। इसलिए मैं खुद फरेबी को गलत नहीं समझता। उसका अंदाज नासिहाना और फ़लसफ़ियाना था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। रह गई बात लोगों की, तो लोग हमें उसी से शनाख्त करेंगे जिसे हम अपने वजूद का हिस्सा बना कर रखेंगे। अगर कोई ये चाहता है कि उसके हाल को उसका हवाला समझा जाए तो उसे अपने माजी से निकल कर हाल में सफ़र करना होगा। ये एक आजमूदा नुस्खा और तयशुदा फार्मूला है। उसने हतमी अंदाज में कहकर गोया बात ख़त्म की तो दुर्रे मखनून ने एक लहजा के लिए मुड़ी हुई पलकों को उठाकर उसे देखा था और फिर सर झुका लिया था। चलिए अब जाकर अच्छी सी चाय बनाकर पिएं, हम कल पढ़ेंगे। दोस्ताना मुस्कुराहट समेत उसे कहता हुआ उठकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया तो दुर्रे मखनून गहरी सांस खारिज करती किचन में चली आई और फ्रिज से दूध निकालकर चाय बनाने लगी। रोने के बाद सर में खासा सख्त दर्द शुरू हो चुका था। घटाटोप अंधेरा था, ऐसी शदीद तारीकी के हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो बमुश्किल टटोल टटोल कर चल रहा था। कितनी ही देर गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो उस अंधेरे में देखने के काबिल नहीं हो पाया था। आंखों के आगे मानो किसी ने स्याही की चादर तान रखी थी कि यूं ही अचानक चलते चलते उसके कदम किसी इंसानी वजूद से टकराए थे। कौन है? उस पुरहैबत सन्नाटे में गूंजती उसकी अपनी आवाज़ उसकी धड़कनों को दुगना कर गई। जवाब नदारद था। उसने बुरी तरह घबराते हुए झुककर अपने कदमों तले पड़े वजूद को लरजते हाथों से छुआ। कौन हो तुम? कपड़े की नरमाहटों से जावियर को अंदाज़ा हुआ कि गिरा हुआ वजूद निस्वानी है। बेइख्तियार उसने पुकार डाला था। तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के सबब उसे अब धुंधला सा हैवला नज़र आना शुरू हो गया था। नाजुक निस्वानी वजूद गालिबन ज़ख्मी था। उसे अपने हाथों पर इंसानी खून की चिपचिपाहट महसूस हुई तो उसने सामने पड़े वजूद को झंझोड़ डाला। वो जो कोई भी थी मुंह के बल सड़क पर पड़ी थी। उस लम्हे उसने खौफ की इंतहाई शिद्दत को खुद पर तारी होता महसूस किया था। कहीं दूर कोई कार गुजरी थी, शायद जिसकी हेडलाइट ने कुछ देर के लिए तारीकी को चीर कर सारा मंजर वाज़े कर दिया था। उसने झुककर निस्वानी वजूद को सीधा किया तो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही एक दिल खराश चीख उसके लबों से निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी अपनी चीख इस कदर ज़ोरदार थी कि ना सिर्फ उसकी आंख खुली बल्कि वो घबराकर बेड पर उठ बैठा। माय गॉड, ये सब ख्वाब था। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद था। ये महसूस करने के बावजूद हस्बे मामूल उसके दिल की धड़कन एतदाल पर नहीं आ रही थी। कितने ही सालों से वो ये ख्वाब हफ्ते में कई बार देखता था, मगर आज तक वो इस कैफियत पर काबू नहीं पा सका था जो इस तरह रात को चीख मारकर उठ बैठने के बाद उसके वजूद से लेकर उसकी ज़ात तक को मफलूज करके रख देती थी। क्या करूं मेरे मालिक, आखिर ये सज़ा कब तक? उंगलियां बालों में फंसाए वो बददिली से बेड के किनारे पर पाँव लटका कर बैठ गया था। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था
और हलक बुरी तरह सूख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया और वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। रात के 2:30 बज रहे थे। गोया उसे सोए हुए सिर्फ घंटा ही हुआ था। साइड टेबल पर ग्लास तो मौजूद था मगर पानी नदारद। उसने मिनरल वाटर की बोतल की तलाश में निगाह दौड़ाई तो वो भी गायब। नाचार बददिली से बालों को हाथों से संवारता वो किसी गहरी सोच में डूबा कमरे से बाहर निकल आया। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था, ताहम लाउंज में जलने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी यहाँ भी छन छन कर पहुँच रही थी। यकीनन कोई न कोई जाग रहा था। किचन जाने के लिए उसे लाउंज से ही गुजरना था। प्यास का गलबा था इसलिए उसे नागवार खातिर उस तरफ आना पड़ा। हस्बे उम्मीद चिप्स, पॉपकॉर्न और गरम गरम कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होता टीवी के आगे डटा मेहरान उसके सामने था। उसने नज़रअंदाज करके निकलना चाहा मगर मेहरान इस दौरान उसे देख चुका था। हेलो ब्रो, क्या हाल है? आज रात फिर जाग गए हो आप? जवाबन उसके शौक अंदाज पर तमस्कर का गुमान करते हुए वह इंतहाई गज़ब से उसे घूर कर जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया था। कमाल है, गो के मेहरान इस रवैये का अरसा दराज से आदी था मगर कभी कभी उसे वाकई हैरत होती थी। आखिर किस मिट्टी से उसका खमीर उठा था कि मेहरान की बेहम कोशिशों के बावजूद भी वो एक दूसरे से आज भी सदियों के फासले पर थे। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ा ही ढूंढ ढांढ कर ये पीस अल्लाह ने हमें गिफ्ट किया है। अब के मेहरान के लबों पर बड़बड़ाहट थी। जिस लम्हे पानी पीकर खुद को कदरे पुरसकून करके वो किचन से बरामद हुआ, मेहरान उसके बारे में सोच रहा था और लाशऊरी तौर पर उसके बाहर आने का मुंतज़िर भी। इतनी लेट नाइट जाग रहे हो तुम? कल कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्को वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने के बजाय उसके सामने वाले सोफ़े की पुश्त पर आकर खड़ा हुआ था। जाग तो आप भी रहे हो ब्रो। मेहरान के लबों पर हमेशा की तरह आज भी खुशगवार मुस्कुराहट सजी हुई थी। जवाब खिलाफ तवक्को मिला था, उसकी भवें तन सी गईं। मेहरान ने जो ही उसके माथे पर शिकनों का जाल बनते देखा उठ खड़ा हुआ। इनफैक्ट मेरे रूम में वोल्टेज कम आ रहा है सो यहाँ चला आया। बिल्कुल लेटेस्ट एक्शन मूवी है इसलिए रहा नहीं गया। कम ऑन, आप भी ज्वाइन करो। उसके दोस्ताना अंदाज में कुछ था। वो एक लम्हे को चुपचाप उसे देखता रहा और फिर नफ़ी में सर हिलाता पलट गया। उसके जाने पर मेहरान ने गहरी सांस भरी थी, फिर ढीले ढाले अंदाज में सोफ़े पर गिर गया। ठीक ठाक मिस्ट्री है डियर मेहरान। चलो तुम मिट्टी डालो और ये मूवी देखो, कल सुबह वापस भी करनी है। खुद को मशवरा देकर वो टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया था। मेन गेट से अंदर तक दुर्रे मखनून और रिदा साथ साथ आईं। अकरमा किसी से मोबाइल पर बात करने में मसरूफ़ हो चुका था। शुक्र है तुम लोग आ गए, अब तो मेरा मुखलिसात का कोटा भी ख़त्म हो रहा था जो तुम लोगों के इंतज़ार में मैंने काफ़ी से ज़्यादा इस्तेमाल कर डाला है। सोहा ने उन्हें देखते ही गुस्से से आंखें निकाली थी। मुझे कुछ मत कहना, सारी गलती दुर्रे मखनून की है। ये मोहतरमा भूल ही गई थी कि सुबह सुबह पापा क्या कह कर गए थे। रिदा ने दूर से ही हाथ उठाकर अपना दिफा किया। तने हुए चेहरे समेत करीब आती जोहा धीमी पड़ गई। बल्कि मोहतरमा बजिद थी कि मैं ही इसके लिए शॉपिंग कर लूँ। रिदा ने बकिया कहानी भी फ़ौरन सुना डाली तो उसने साथ खड़ी पशेमान से दुर्रे मखनून के कंधे पर बाजू फैला दिए। ओ कमान दुरी, हम सब साथ चलेंगे ना, देखना कितना मज़ा आएगा। वो जवाबन क्या कहती, महज फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा कर रह गई। कुछ पियोगी? नहीं, उसका जवाब नफ़ी में था। इस दौरान अकरमा भी अंदर दाखिल हुआ। तुम कुछ लोगे अकरमा? किचन की तरफ जाती जोहा ने हाँक लगाकर पूछा था। हाँ, एक कप चाय बना दो, लाउंज में पड़े सोफ़े पर बैठते उसने जवाबन कहा था। बेख्याली में सामने बैठी दुर्रे मखनून पर नज़र पड़ी तो कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। गौर करने पर पता लगा वो आज हमेशा से ज़्यादा नर्वस थी और कुछ अपसेट भी। क्या बात है, आप इतनी टेंस क्यों लग रही हैं? वो मतरद्दद सा इस्तफसार कर गया तो दुर्रे मखनून चौंक कर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर उसे देखने लगी। नहीं तो, मैं टेंस तो नहीं। जब से उसने पढ़ना शुरू किया था आहिस्ता आहिस्ता अकरमा से झिझक कम होने लगी थी। पहले हों हाँ से काम चलाती थी, ताहम अब मुकम्मल जुमले बोलना शुरू कर दिए थे। होना भी नहीं चाहिए, आपकी कज़न की शादी है, आपको तो बहुत खुशी खुशी और जोश के साथ हिस्सा लेना चाहिए। जब हम किसी की खुशी में खुश और गम में दुखी होते हैं तो वो भी हमें दिल से करीब महसूस करने लगता है। नादानिस्ता तौर पर ही सही मगर वो फिर नासिहाना हो गया था। चचा जान आपको खुश देख कर खुश होते हैं। उनकी बेटी की शादी में अगर आप दिल से खुश होंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी दिल के ना चाहने पर भी हमें अपनों की खुशी में खुश होना पड़ता है। ऐसी बात नहीं, मैं रिदा बाजी के लिए खुश हूँ। वो उसकी बात को कता करते हुए बउजलत बोली थी। तो फिर इस बात को साबित और जाहिर भी तो होना चाहिए। बिलाखिर वो मुस्कुरा ही दिया था। जवाबन वो लब भींचकर अपने नाखूनों को देखने लगी। उधर किचन में रिदा जोहा को चाय बनाता देख वहीं रुक गई थी। ये लो, रिदा ने बैग से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये पापा और दादी ने दिए हैं दुर्रे मखनून के लिए। तो उसको देने थे ना। जोहा ने नोट लेकर एक तरफ रखे। तुम खुद ही देना, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से डांट टपट करके लाई हूँ उसे। अब ये मार का तुम ही मारना, समझी? रिदा ने कुकीज़ कतरते हुए साफ हरी झंडी दिखा दी थी। यूँ भी तुम्हारी बात उसके दिमाग में ज़्यादा जल्दी आती है। वैसे आजकल अकरमा भाई की भी सुनने लगी है। अच्छा, सोहा ने दिलचस्पी ली।
हाँ, शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं था कि दुर्र मखनून पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगी, मगर अकरमा भाई के सॉफ्ट और जेंटल रवैये से गैर मुतवक्का तौर पर उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। अल्लाह करे ये तब्दीली मुस्तकिल बुनियादों पर हो और धीरे धीरे दुर्र मखनून ज़िंदगी की तरफ लौट आए। रिदा के तफसील बताने पर जोहा ने सिर्फ दिल से दुआ की थी। कितना अच्छा दिल है जोहा का, अपने कज़न के लिए वो किस कदर फ़िक्रमंद और पुरखलूस है, वो भी ऐसे पुराशोभ दौर में जहाँ सगे रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। रिदा ने बहन को रश्क और प्यार से देखते हुए सोचा, चलो आओ चलकर चाय पीते हैं, अभी से सुहाने सपनों में ना खो जाओ दुल्हन बेगम। जोहा ने कोहनी से टहुका देकर उसे मतवज्जा किया तो वो यकदम शगुफ्तगी से मुस्कुरा दी। खैरियत, ये तुम दोनों क्या स्टैचूज़ बने बैठे हो? लाउंज में आते ही जोहा ने दोनों की खामोशी का नोटिस लिया था। तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम चाय बनाने गई थी या पाए गलाने? अकरमा ने हस्बे तवक्को जवाब दिया था। खैर ऐसी भी बात नहीं, एनीवे तुम लो दूरी। नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं है, उसने सादगी से इनकार किया था। ख्वाहिश तुम्हें कभी होती भी है? हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और तुम ऐसे परेशान बैठी हो जैसे एग्जामिनेशन हॉल की तरफ ले जाया जा रहा हो तुम्हें। रिदा ने अपना मग थाम कर तबसरा किया। अकरमा ने देखा उसके जुमले पर वो खिफ़्फ़त से यकदम गुलाबी हो गई थी। बाय द वे, तुम दोनों सिस्टर्स के साथ शॉपिंग करना किसी इम्तिहान से कम भी नहीं। इतना टाइम लेती हो कि दूसरा बंदा चकरा जाए। यकदम अकरमा ने सबको मतवज्जा कर लिया था। रिदा और जोहा दोनों नाराज़ होने लगी। तुम तो रहने दो अकरमा, हमारे साथ बड़े नखरे करते हो। अपनी बेगम आएगी तो घंटों उसके साथ मारे मारे फिरा करोगे। जोहा ने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा था, वो भी खुशी खुशी। रिदा ने लुकमा दिया। अल्लाह ना करे कि तुम जैसी हो मेरी लाइफ पार्टनर, उसने कसदन चिढ़ाने वाले अंदाज में कहकर कप होंठों से लगा लिया था। हाँ, माफूकुल फितरत मखलूक होगी ना वो, सीधा आसमान से सीढ़ी लगाकर उतरेगी। जोहा जल ही तो गई। हो भी सकता है, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। देखते हैं, अभी आ रही है शारजा से, पता लग जाएगा तुम्हें। जोहा ने कसदन तजस्सुस बेदार करने के लिए कहा था और तीर ठीक निशाने पर लगा भी। मतलब? वो उठते उठते रुक गया। मतलब ज़ारा आ रही है इस महीने, साथ में खौला भी है। दादी को अच्छी लगती है खौला। और जोहा कह रही थी कि रिदा ने जुमला उचक लिया। अब अगर आपको पसंद आ गई तो चट मंगनी पट ब्याह। रिदा का अधूरा जुमला जोहा ने शौकी से मुकम्मल किया। वो सर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह मालिक है, जब मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उम्मीद है कि मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। देखना किस कदर नफीस होगी मेरी पार्टनर। उसने आखिरी घूंट भरकर कप मेज़ पर रखा और उठ खड़ा हुआ। दुर्र मखनून इस दौरान बस सबको सुनती देखती रही थी। शादी और लाइफ पार्टनर के जिक्र पर अकरमा के लबों पर जो सजल सजल मुस्कुराहट आई थी, रिदा की आंखों में जो रुपहले ख्वाब सजे थे, वो उन सब खुशियों से किस कदर दूर थी। किसी की ज़िंदगी में शामिल होने और किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का ख्याल, उससे जुड़े ख्वाब, सब कुछ कितना खूबसूरत था उन सब के लिए। मगर उसके लिए एक डरावना ख्वाब था ये। खुशफहमी है ये तुम्हारी, सोहा साथ चलते चलते शौकी से बोली थी। और तुम्हारी गलत फहमी, अकरमा ने बरजस्ता जवाब दिया था। देखा रिदा, ये तो अभी से हाथों से निकल रहा है। हाँ, ज़रा सा बुरा क्या कह दिया। अकरमा भाई तो तरफदारी पर उतर आए। वो तो जाहिर है अकरमा शिराजी की पार्टनर होगी, अब कोई ऐसी वैसी तो होने से रही। आसा खोला आ रही हैं शारजा से, देखे लेते हैं। कार में बैठते बैठते उन तीनों की छेड़छाड़ चलती रही, जबकि उन सबके पीछे सुस्त कदमों से चलती दुर्र मखनून के एहसास से वो तीनों अनजान थे। चलो अब जल्दी चलो, वैसे ही इतनी देर हो गई है। कार में बैठते ही जोहा को वक्त की फ़िक्र सताई थी। दादी का लंग्स स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट था आज। अकरमा आखिर की क्लास मौकूफ़ करके कुछ जल्दी ही घर वापस आ गया था। दादी ने कहा था कि लंच घर पर करके साथ निकलेंगे। वापसी में बाज़ार भी जाना था उन्हें। वो सीधा ऊपर दादी के पास आया। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादी भी उसके इंतज़ार में थी। आप बस तैयार हो जाए, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। जल्दी आना बेटा, खाना तैयार है नीचे। दादी उसको ताकीद करती नीचे चली गई। ज़रा देर बाद डार्क ब्राउन शलवार सूट में मलबूस सेल फ़ोन पर किसी को टेक्स्ट करते हुए वो अंदर दाखिल हुआ तो दादी उसे डाइनिंग टेबल पर अपनी मुंतज़िर मिली। उसने भी कुर्सी संभाल ली। रिदा और चची जान हस्बे मामूल आज भी शॉपिंग से वापस नहीं लौटी थी। उसने भवें उचकाकर देखा, दुर्र मखनून गायब थी। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो, दादी ने प्लेट उसके सामने रखते हुए कहा तो उसकी मतलाशी नज़रें दरवाजे तक जाकर लौट आईं। दुर्र मखनून कहाँ है? किचन में है, उसे अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है से क्या मतलब है? ये क्या तरीका है? लंच नहीं खाएंगी तो उसके बाद दवा का क्या होगा? आप लाएं उन्हें और जितनी भूख है उतना खा लें आके। पुलाव की डिश अपने सामने खिसकाते हुए उसने गोया तहकुमाना अंदाज इख्तियार किया था। दादी ने मुत्तफिक होते हुए उसे आवाज़ लगाई तो वो मरे मरे कदमों से अंदर चली आई। जी दादी। अकरमा की तरफ देखने से कसदन एहतराज़ करते हुए वो दादी के सामने आ खड़ी हुई थी। खाना खाएं बैठकर, खाने से क्या नाराज़गी है? दादी से पहले वो बोला था, लहजा हुक्मिया था। दुर्र मखनून ने दर्ज दीदा नज़रों से उसकी जानिब देखा। मुझे भूख नहीं, नज़रें झुकाए झुकाए उसने कमज़ोर आवाज़ में बोधा सा बहाना बनाया।
अकरमा की भवें उसका जवाब सुनकर एक ख़ास जाविये पर आ रुकीं। आपको भूख नहीं मगर खाना खाने की ज़रूरत ज़रूर है। खाना खाइए और अब इस बारे में मज़ीद कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो संजीदगी से कहकर उसके फ़रार की सारी राहें मसदूद कर गया। उसने बेचारगी से दादी की तरफ देखा। मरता क्या ना करता के मस्ताक वो चुपचाप बैठ गई। अकरमा खाने की तरफ मतवज्जा हुआ तो उसे भी चंद लुक़मे लेने ही पड़े। ठीक से खाएं, इसके बाद दवा भी लेनी है आपको। बज़ाहिर वो खाने में मगन था मगर जब अचानक उसने टोका तो एहसास हुआ कि वो इतना बेखबर भी नहीं जितना वो उसे समझ रही थी। दादी ने सबसे पहले हाथ खींचा तो दुर्रे मखनून ने फ़ौरन प्लेट आगे की तरफ सरकाई। अकरमा ने नोट तो किया मगर इस बार टोका नहीं। चलें दादी, मेरा ख्याल है अब हमें निकलना चाहिए। कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए उसने कहा तो दादी सर हिलाकर उठ गईं। दुर्रे मखनून ने इस दौरान बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना कि अब हमें निकलना चाहिए। पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए उसने दुर्रे मखनून को मुखातिब किया तो वो जैसे चौंक गई। बहुत तहकुम से कहकर वो दादी की तरफ मतवज्जा हुआ। दादी मैं बाहर हूँ, आप इन्हें लेकर आ जाइए, घर लॉक करना है। चाहिए दुर्रे मखनून अपनी मेडिसिन लें और चाबी ले आएँ कमरे से। वो मज़ीद कुछ सुनने के मूड में नहीं था। दुर्रे मखनून ने दादी को मदद तलब नज़रों से देखा मगर वो भी पोते की हामी नज़र आ रही थी। ठीक कह रहा है वो, गो के दिन का वक्त है मगर मैं तुम्हें इस तरह तनहा छोड़कर नहीं जा सकती। अगरमा के जाते ही वो बोली, मगर मुझे दिन में डर नहीं लगता दादी। वो जाने को रजामंद नहीं हो रही थी। दबे दबे लहजे में बोली, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जाने में मुझे खौफ महसूस हो रहा है। सायरा का तो तुम्हें पता है शाम से पहले नहीं लौटेंगी। आज तो सैफ को भी साथ लेकर गई हैं। मुजफ्फर मियाँ भी शाम ढले ही आते हैं। ऐसे में अगर हमें भी देर हो गई तो खुद सोचो बेटा, किस कदर परेशान हो सकती हो तुम। दादी ने मुशफ़्फ़क़ लहजे में हलावत से समझाया तो वो ना चाहते हुए भी मुत्तफ़िक हो गई। रेड सूट पर गुलाबी शाल ओढ़े जब वो बाहर निकली तो दादी अकरमा के साथ गाड़ी में उसकी मुंतज़िर बैठी थी। घर लॉक करके वो भी चुपचाप कार की पिछली नशिस्त पर आ बैठी। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर वो लोग सीधे ज्वेलर्स की शॉप पर गए। दादी को रिदा के लिए कुछ खरीदना था। क्या ख्याल है, एक अदद बिंदिया भी ले लूँ रिदा के लिए सेट के साथ साथ? दादी गालिबन दोनों ही से मुखातिब थी। दोनों ने ही सर हिला दिया। दादी के कहने पर ज्वेलर ने 3-4 डब्बे उनके सामने ला धरे। नफीस जुड़ाव वाली सैकड़ों बिंदियाँ उनके सामने थीं। दादी इंतखाब करने लगी। अकरमा ने देखा दोनों हाथ गोद में रखे दुर्रे मखनून दर्स दीदा नज़रों से ग्लास वाल के परे देख रही थी। आंखों में सरासीमगी और खौफ की परछाइयाँ हलकोरे ले रही थी। देखने के अंदाज से ही लग रहा था कि सोच और बसारत का ताल्लुक मुनक़ता है। ये कैसी रहेगी? एकदम दादी ने एक बिंदिया उठाकर दुर्रे मखनून के सामने लहराई तो वो हाल में लौटी और सामने की तरफ देखा। बहुत अच्छी है दादी, आहिस्तगी से कहकर उसने नज़रें सामने रखे डब्बों पर जमाई। देखूं तो कैसी लगेगी? अचानक दादी ने उसका दुपट्टा कदरे पीछे सरकाते हुए उसकी सभी पेशानी पर बिंदिया टिका दी। वो इस पेशकदमी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए यकबारगी सटपटा सी गई। देखो अकरमा, अच्छी लग रही है ना? अब कि उन्होंने अकरमा से राय लेना चाही तो उसने एक लम्हे के लिए दुर्रे मखनून की तरफ देखा। सादा चेहरे पर महज टीके से ही ऐसी रानाई उतर आई थी कि दादी देखकर माशाअल्लाह कहे बिना ना रह सकी। वो बहुत पजल हो रही थी। अकरमा ने आहिस्तगी से निगाहें मोड़ लीं। आपकी च्वाइस है दादी, अच्छी तो होगी ही। मुबहम सी मुस्कुराहट समेत उसने दादी से कहा तो वह मतबस्सम हो गई। चल हट, दादी को बनाता है। नहीं, यकीन करें सच कह रहा हूँ, वो बेसाख्ता बोला था। लहजा यकीन दिलाने पर बजीद था। दादी होले से हंस पड़ी। बस फिर मेरी पसंद की हुई लड़की के लिए भी इसी तरह हाँ कह देना। उन्होंने लगे हाथों से वादा लेने की कोशिश की तो वह शरारत से सर खुजाकर हंस पड़ा। आप पसंद तो करें, मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। दादी उसके जवाब पर मसरूर हो गई। दुर्रे मखनून ने चंद सानिया के लिए अकरमा के मतबस्सम चेहरे पर नज़र डाली। जिनकी ज़िंदगी ऐसे कर्बनाक और शिकस्तों रिख्त से दो चार करने वाले हादसों से अबारत नहीं होती, शायद वही मुस्तकबिल के ऐसे ख्वाब देखा करते हैं, जबकि मेरी आंखें ख्वाब तो क्या बसारतें भी खो चुकी हैं। जैसे मैं भला ऐसे सपने कैसे सजा सकती हूँ? किसी पुरदर्द लम्हे का हौलनाक तसव्वुर उसे झरझरी लेने पर मजबूर कर गया। अकरमा ने उसकी खाली खाली नज़रें खुद पर महसूस की तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो गालिबन उस दोस्ताना तबस्सुम के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए खफीफ सी होकर दादी की तरफ मतवज्जा हुई। सर, ये गालिबन आपकी होने वाली मिसिस हैं, इन्हें ये डायमंड रिंग दिखाइए, यकीनन पसंद आएगी। एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा आपकी फियांसी के लिए। इसी असना में एक नौउम्र लड़का रिंग्स का डब्बा उठाए चला आया था। अंदाज प्रोफेशनल था। अकरमा को मतवज्जा करके दुर्रे मखनून की तरफ इशारा किया तो उसका चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया था। दादी और अकरमा भी एक लम्हे को चौंके और फिर संभल गए। लाओ बेटा दिखाओ, मैं अपने पोते की दुल्हन के लिए देख लेती हूँ। दादी ने बड़े स्वभाव से कहकर डब्बा उस सेल्समैन के हाथ से ले लिया। दुर्रे मखनून पजल होते हुए बिला इरादा दुपट्टा खींचकर माथे तक ले आई। फिर बाद में दादी ने रिंग और कई पेंडेंट उठाकर दिखाए और राय मांगी, मगर वो सिर्फ सर हिलाती रही। यहाँ तक कि दादी मनपसंद जेवर खरीद कर जाने को उठी। चलें, उसे गोया जिंदा से रिहाई मिली थी।
हाँ बेटा आओ, दादी कहकर आगे बढ़ी और दुकान से बाहर निकल आई। अकरमा उनके पीछे पीछे आ रहा था। दुर्रे मखनून भी सहज सहज कदम उठाती उसके साथ ही चल रही थी। अकरमा की रफ्तार के साथ ही उसके कदम उठ रहे थे, रुक रहे थे। इस दौरान दादी को रास्ते में एक शॉप पर न जाने क्या नज़र आ गया था। वो अंदर दाखिल हो गई। अकरमा बाहर ही रुक गया था, लिहाजा उसे भी रुकना पड़ा। मशवरा एक अमानत होता है। जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो सोच समझ कर देना चाहिए। दादी के शॉप के अंदर जाते ही वो बोला था। उसका जुमला इतना गैर मतवक्का था कि गोया दुर्रे मखनून के सर पर से गुजरा। जी, मेरा ख्याल है दादी की दिखाई हुई किसी चीज़ को भी आपने गौर से नहीं देखा और ना ही दिल से राय दी। सीने पर बाजू लपेटे वो उसे बराह रास्त मुखातिब था। दुर्रे मखनून इस गोशुमाली पर पुरखफीफ सी हो गई। ऐसी बात नहीं, मैंने तो कोशिश की कि अच्छा मशवरा दूं, मगर मुझे ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। नदामत से कहते हुए वो अटक अटक गई थी। अगर मालूम नहीं है तो अपनी मालूमात में इजाफा करें। वैसे कमाल है, एक लड़की होकर आपको शॉपिंग और ज्वेलरी में दिलचस्पी नहीं। क्वाइट अमेजिंग। उसने कज़न तहय्युर का इजहार किया था। वह एक बार फिर शर्मिंदा सी हो गई। मेरी पसंद नापसंद, दिलचस्पियाँ, ख्वाब, मेरी खुशी और अरमान सब एक स्याह मातमी रंग में डूब गए हैं। ए भले इंसान, तुम्हें क्या मालूम कि कभी मैं क्या थी। अब तो बस ये वजूद जिंदा है, वो भी इसलिए कि दिल के धड़कने का अमल मेरे इख्तियार से बाहर है। वरना कभी वो जो एक ज़ात थी मेरे अंदर, अरसा हुआ दफन हो चुकी है कहीं अंदर। ये मेरा वजूद तो एक जलता फिरता मकबरा है बस। वो अपनी उलझी हुई सोचों में उलझे जा रही थी। अकरमा ने उसको बगौर देखा तो एहसास हुआ कि अनजाने में सही उसने दुर्रे मखनून के ज़ख्म छील दिए हैं। वापसी पर दुर्रे मखनून मानिंद बुत बैठी रही। अलबत्ता दादी खुश थी कि आज पहली बार वो उनके साथ शॉपिंग पर आई थी और उनके लिए ये भी बहुत था कि अदम तवज्जही और बेदिली से ही सही वो कम अज़ कम घर से बाहर तो निकली। यही नहीं बल्कि उनके पूछने पर मशवरे भी दिए थे उसने।